बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ। कि बैक ईएमएफ जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक ईएमएफ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बैक ईएमएफ है क्या चीज। ईएमएफ इंड्यूसेस इन द आर्मेचर ऑफ ए मोटर व्हेन इट रोटेट्स इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो मैग्नेट की वजह से और उस में जो कॉइल रखी जाए वो कॉइल रोटेट करे, यानी कि रोटेट करने से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल में, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, उसको बैक ईएमएफ का नाम दिया जाता है। अब ये बैक ईएमएफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, उसमें सबसे पहले स्पीड ऑफ मोटर है। मोटर की जो स्पीड है अगर वो डिक्रीज कर जाए तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज कर जाती है, और अगर मोटर की स्पीड इंक्रीज हो यानी कि जो आर्मेचर है वो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा हो तो जो बैक ईएमएफ है वो भी ज़्यादा होती है। दूसरा फैक्टर आ जाता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ भी कम होगी, क्योंकि चेंज इन जो स्पीड ऑफ मोटर है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ईएमएफ के, बैक ईएमएफ मोटर की। उसके बाद थर्ड फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास बैक ईएमएफ है वो भी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बैक ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो बैक ईएमएफ भी कम होगी। उसके बाद एडी करंट है। We can also limit the size of the back EMF by minimizing the current. उसके बाद फिफ्थ है load. By applying load in the circuit, the size of the back EMF can be reduced. लोड अप्लाई करके भी हम बैक ईएमएफ के साइज को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो 5 फैक्टर हैं जो लिमिट कर देते हैं साइज ऑफ द बैक ऑफ ईएमएफ को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, Why does back EMF tend to decrease as the rate of doing work increases? बैक EMF डिक्रीज क्यों कर जाती है जब रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज करता है? तो इसको हम देखते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो मोटर है उसके साथ लोड अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, मोटर के साथ लोड अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि लार्ज लोड जब हम अप्लाई करेंगे, एक लोड अप्लाई करेंगे मोटर के साथ, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज कर जाता है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर है, ये जो कॉइल है दरमियान में जिसको आर्मेचर कहते हैं, ये क्या करेगी, ये इसकी स्पीड जो है लोड इंक्रीज करने से आर्मेचर की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। इसकी जो रोटेशन है अपने एक्सिस के अक्रॉस वो डिक्रीज करेगी। इसकी रोटेशन डिक्रीज होगी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम ईएमएफ के साथ रिलेशन देखें तो बैक ईएमएफ ई इक्वल आती है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, यानी कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है एंगुलर वेलोसिटी के। तो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने का मतलब ये है कि जब आर्मेचर की स्पीड अपने एक्सिस के अक्रॉस जो रोटेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और रोटेशन कम होने का मतलब हमने क्या बताया था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो इंक्रीज करता है अगर मोटर पे लोड अप्लाई कर दिया जाए। तो इसका नेट रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि बैक ईएमएफ डिक्रीज कर जाएगी जब रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइल्स विद मैनी टर्न्स। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा कॉइल्स अगर हम यूज़ करते हैं मैनी टर्न्स के साथ तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मेन फार्मूला है वो आप जानते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी है। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EMF के। इसका मतलब ये है, और N यहाँ पे रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को। तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे बैक EMF भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो भी ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से EMF की वैल्यू ज़्यादा आती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशनशिप E इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने ये डायमेंशनली इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास E है। E क्या है, EMF जो बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू FD होता है डिवाइडेड बाय Q आ गया, यानी कि E इक्वल आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 और D डिस्टेंस है यानी कि L लेंथ डिवाइडेड बाय Q एज इट इज। इसकी जो डायमेंशन होती है वो Q ही रहेगा। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये ML2T माइनस 2 हो जाता है डिवाइडेड बाय Q, यानी कि E इक्वल हो जाएगा ML2T माइनस 2 Q माइनस 1 के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में डेल फाई बाय डेल टी इक्वल होगा, ये राइट हैंड साइड है, डेल्टा फाई का मतलब ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा B डॉट डेल्टा ए के। ये हम जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल होता है BA के। तो यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और हम ये भी जानते हैं कि F इक्वल होता है IBL के। तो यहाँ से B इक्वल आ जाएगा F ओवर IL के। तो B की जगह पे F ओवर IL लिखा और बाकी डेल्टा A बाई डेल्टा टी उसके साथ आ गया। तो ये F डेल्टा AT डिवाइडेड बाई QL डेल्टा T हो जाएगा, क्योंकि I की जगह पे जब हम Q बाई T पुट करेंगे तो ये F डेल्टा AT डिवाइडेड बाई QL डेल्टा T हो जाता है। T से कैंसिल हो जाएगा तो FA डिवाइडेड बाई QL रह जाता है। ठीक है, डेल्टा टी से कैंसिल, FA डिवाइडेड बाई QL। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, A एरिया का डायमेंशन L2 और QL एज इट इज आ गया। इसके डायमेंशन चार्ज जो होता है Q, उसकी डायमेंशन Q ही रहती है, और L क्या है, लेंथ हमारे पास, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L एज इट इज लिख दिया। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये L इस L से कैंसिल हो जाता है, MT माइनस 2 L2 डिवाइडेड बाई Q आ जाता है। इसको अरेंज किया तो ML2T माइनस 2 डिवाइडेड बाई Q, यानी कि Q अगर ऊपर चला जाए तो ML2T माइनस 2 Q माइनस 1 आ जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो ये रिलेशन है E इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द फार्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन। फार्मूला देना है फ्लक्स लिंकेज का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन। तो फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है N फाई इक्वल टू NBA कॉस ओमेगा टी। तो इसको ये फार्मूला आता कैसे है, ये ड्राइव करके बताना है। तो फ्लक्स लिंकेज हमारे पास होती है N फाई के इक्वल, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो हम जानते हैं इक्वल होता है B डॉट ए के। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा, फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी के। क्यों कि ओमेगा इक्वल होता है थीटा बाई टी के। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाई इक्वल आ जाएगा BA कॉस ओमेगा टी। दोनों तरफ अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n फाई इक्वल आ जाता है NBA कॉस ओमेगा टी के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें तो फ्लक्स लिंकेज इक्वल आ जाता है N फाई इक्वल टू NBA कॉस ओमेगा टी, जो कि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वर्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग सिस्टम। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और दूसरा ऑलरेडी मैग्नेट मौजूद होता है, तो इन दोनों के इफेक्ट की वजह से ब्रेकिंग फोर्स क्रिएट होती है। जब ब्रेक रिसीव करती है वोल्टेज या करंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगी, यानी कि उसमें से करंट गुजरेगा कॉइल में से, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगी, जिसकी वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो क्या करेगी, कॉइल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये आर्मेचर हब है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वो जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला अप्लाई होता है। मैं साथ ही आपको डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ कि ये हमारे पास बैटरी की मदद से जो पोटेंशियल प्रोवाइड की गई है, उसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बन जाती है, यानी कि इसमें से करंट गुजरेगा तो ये एज ए मैग्नेट काम करेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन में सर्कल लगाए गए हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आर्मेचर हब जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो क्या करेगा, इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये नॉर्मली माउंटेड शाफ्ट के ऊपर फिक्स हुए होते हैं या रोटेट कर सकते हैं। रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर क्या कर सकते, आर्मेचर और जो हब जो हैं वो रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। तो जो कॉइल्स हैं, कॉइल की अट्रैक्शन की वजह से ये जो कॉइल्स मौजूद हैं, ये कॉइल इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से ब्रेकिंग फोर्स क्रिएट होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है उसका प्रोसेस होता है, और जिस भी चीज़ के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाई होती है वो रुक जाती है। सिंपली क्या है कि एक कॉइल जिसको करंट प्रोवाइड किया जाता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, और उसके करीब एक आर्मेचर मौजूद होता है। वो आर्मेचर जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, इस मैग्नेट की फील्ड में आ जाता है, तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग फोर्स क्रिएट होती है और ये जो भी सिस्टम है वो स्टॉप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले वो समझाने के लिए आपको ये बताया जाए कि एडी करंट्स होते क्या हैं। एडी करंट्स सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं जो कि इस कंडक्टिव कोर मटेरियल में इंड्यूस्ड हो जाते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये जो करंट्स हैं ये एनर्जी लॉस का जरिया बनते हैं, इसकी वजह से काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रांसफार्मर कोर फ्रॉम लेमिनेटेड शीट्स। ये जो कोर होता है जिसके ऊपर आयरन कोर जो है, इसको क्या किया जाता है, लेमिनेशन शीट्स की मदद से इसको बनाया जाता है। ये लेमिनेशन शीट्स से बनाने का मकसद क्या होगा कि ये इंसुलेट हुई होंगी एक दूसरे से, तो इस वजह से सर्कुलर पाथ्स क्रिएट नहीं हो सकेंगे एडी करंट्स के लिए। उसके बाद दूसरा जो है, रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द कोर। अब ज़्यादा इधर अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी, तो एडी करंट्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे। लेकिन इनकी थिकनेस अगर कम कर दी जाए, कैसे कि इस तरह के स्मॉल पीसेस लिए जाएं एक ही तरह के शेप के और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, थिकनेस इनकी कम हो जाती है लेमिनेशन की। तो ये रिड्यूस कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा तो जो एडी करंट्स होंगे वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और लेमिनेशन जो है वो जितनी कम होगी उसकी मदद से रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी एडी करंट्स के फ्लो करने के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अप्लाइंग एन इंसुलेटिंग कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कोर लेमिनेशंस हेल्प टू मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट बिटवीन
adjacent limitations and reduce possibility of short circuits। अगर ये जो थिन शीट्स बना दी जाती हैं एडी करंट्स को रोकने के लिए, इन शीट्स को भी आइसोलेट कर दिया जाए एक दूसरे से, तो ये भी क्या करती हैं, एडी करंट्स के रोकने का बायस बनती हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन सम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस फेराइट कोर्स आर यूज्ड instead of traditional iron cores। ferrite material have high resistivity which limits the formation of eddy currents। कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें फेराइट कोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जो फेराइट मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है बाकी मटेरियल्स की निस्बत या आयरन कोर की निस्बत, इस वजह से फेराइट मटेरियल यूज कर लिया जाता है। तो ये वो कुछ प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर में मौजूद एडी करंट्स को लिमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन कुक टॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंजेस। कि खाना पकाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली कुक टॉप्स होते हैं कि जिनमें खाना गर्म किया जाता है, तो इनमें कैसे खाना बनता है वो हम देखते हैं। नॉर्मली हम थर्मल कंडक्शन यूज करते हैं। थर्मल कंडक्शन से क्या मुराद है कि गैस या इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो होता है वो हीट ट्रांसफर करता है बर्नर से पैन की तरफ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हीट करता है, हीट्स द कुकिंग वेसल इटसेल्फ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जो भी कुकिंग मटेरियल होता है वो डायरेक्टली उसको हीट अप करता है। वर्किंग इसकी क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुक टॉप्स इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसिंग एडीज करंट। कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुक टॉप्स का वो बेस कर रहा होता है फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ऐसी पावर सप्लाई को स्विच ऑन किया जाता है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि कहाँ से जो हीट प्रोड्यूस करेंगे। उस हीट की वजह से जो भी फूड इस बर्तन के अंदर पड़ा होगा वो फूड जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो फूड बन जाता है, हीट अप हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए से एक कॉइल यूज़ करके उस कॉइल में से जब करंट गुजारा जाता है, एसी पावर सप्लाई लगाई जाती है, तो वो चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडी करंट्स इंड्यूस्ड होते हैं जो कि फूड को हीट अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म बैक ईएमएफ इन एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। बैक ईएमएफ से क्या मुराद है। तो बैक ईएमएफ क्या है कि जब आर्मेचर जो है मोटर का वो रोटेट करना शुरू कर देता है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, ठीक है। कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इस कॉइल में जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। जो कि पहले ईएमएफ के जरिए से एक अप्लाई की गई, ईएमएफ जब अप्लाई की जाएगी तो इसमें करंट गुजरेगा, कॉइल इसमें मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसकी अपनी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। उस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। और अगर रेजिस्टेंस हो कॉइल की, आई करंट हो, इस कॉइल में से पास होने वाला करंट आई हो, और वी पोटेंशियल डिफरेंस हो जो कि प्रोवाइड किया जाए इस कॉइल को, तो V इक्वल आ जाता है E प्लस आई आर के, यानी कि E इक्वल हो जाएगा V माइनस आई आर के। तो ये बैक ईएमएफ होगी, फार्मूले की मदद से भी बता दी गई है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता चलूं कि जब आप इस कॉइल को इस मैग्नेट फील्ड के अंदर रखेंगे और इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करने लग जाएगी, इसमें से करंट गुजरेगा तो ये रोटेट करने लग जाएगी इन मैग्नेट्स के दरमियान में। अब इसको किसने रोटेट करवाया, जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड की तब ये रोटेट हुई, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की वजह से।
लेकिन जब ये रोटेट होगी तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉयल, मूविंग कॉयल को रखें तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, इसकी अपनी ईएमएफ, उसको बैक ईएमएफ का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, Why it is an advantage for the armature to rotate in radial magnetic field rather than the uniform one? कि क्या एडवांटेज है आर्मेचर का कि वो रोटेट करे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म की निस्बत। यानी कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और इन दोनों में आर्मेचर को रोटेट करवाया जाता है। तो मैग्नेटिक जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आर्मेचर के रोटेट करने का एडवांटेज क्या हो सकता है। तो ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से ये जो हमारे पास है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करती है, ठीक है। रोटेट करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कॉइल का एरिया है, इसके दरमियान जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी कि एंगल इन दोनों के दरमियान चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड बी और कॉइल का एरिया, इसके दरमियान एंगल कितना क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किसी एंगल पे आ चुकी है। अगर कॉइल वर्टिकली आ जाए तो उस केस में कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर पैरेलल के दरमियान ये फ्लक्चुएट करती रहती है कॉइल। लेकिन जब हम रेडियली मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है उसका एरिया हमेशा, जो कॉइल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। 90 डिग्री के एंगल से मुराद क्या है कि अगर हम टार्क के फार्मूला में BI sin थीटा में 90 डिग्री पुट करें तो मैक्सिमम टॉर्क आता है। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करने के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री कब हो सकता है कि जब कॉइल जो है वो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करे, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो दरमियान में कॉइल है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो उससे टॉर्क मैक्सिमम क्रिएट होगा। टॉर्क मैक्सिमम क्रिएट होगा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मटेरियल्स वुड यू प्रेफर व्हाइल मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर? आयरन, सॉलिड सॉफ्ट आयरन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग द मटेरियल? कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो आप प्रेफर करेंगे ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए? आयरन, सॉलिड सॉफ्ट आयरन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। और इसकी रीजन क्या है इस मटेरियल को इस्तेमाल करने की? तो जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है वो हम प्रेफर करेंगे ट्रांसफार्मर कोर के लिए। उसकी रीजन क्या है? इट कैन इंक्रीज एंड फोकस द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन द ट्रांसफार्मर कॉइल्स। पहला पॉइंट ये है कि वो जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है वो इंक्रीज करेगा और फोकस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पे जो कि ट्रांसफार्मर कॉइल्स पे है। लेमिनेशन विल रेजिस्ट द इंडक्शन ऑफ एडी करंट्स। लेमिनेशन की वजह से एडी करंट्स जो हैं उनको लेमिनेशन जो है, लेमिनेशन सॉफ्ट आयरन, उसकी वजह से जो एडी करंट्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इट विल रिड्यूस चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन द टर्न्स, कि ये रिड्यूस कर देगा शॉर्ट सर्किटिंग के चांस को। ये मैंने जो लेमिनेशन बताई थी, जो पीछे डायग्राम भी थी कोर के हवाले से, अगर हर एक अलग थिकनेस पे अलग लेमिनेशन होगी तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग का प्रोसेस भी रुक सकता है, यानी कि काफ़ी कम चांसेस होंगे। लेस हीट विल प्रोड्यूस एंड हेंस लेस एनर्जी इज लॉस्ट। जब लेमिनेशन की हुई होगी तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से एनर्जी भी कम लॉस्ट होगी। और इसके मुकाबले में जो एल्यूमिनियम है वो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। इस वजह से एल्यूमिनियम को हम ट्रांसफार्मर कोर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आयरन कोर ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए
आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।